पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसके नियम कौन कौन से हैं? फर्स्ट ये कहता है कि जब भी लाइट, यहां पे पहले इसका फिगर बना लेते हैं, ये हो गया नॉर्मल, ये हो गया रेज, ये मीडियम 1 से मीडियम 2, इसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल आई और इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड एंगल आर। ठीक है दोस्तों, तो कहता है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है, पहला पॉइंट इसका ये है कि जब भी कोई भी रेज ऑफ लाइट ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो व्हेन रेज पासिंग थ्रू वन मीडियम टू अदर, देन अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो देन ओनली इसका क्या क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ इसकी स्पीड एंड वेवलेंथ चेंज होते हैं। चेंज, जब भी कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी स्पीड चेंज होती है, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब आप समझ सकते हो यहां पे कलर से है, इसकी कलर चेंज हो सकती है, बट इसका जो फ्रीक्वेंसी होता है नेवर चेंज, इसकी फ्रीक्वेंसी कभी चेंज नहीं होती है। यह है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पॉइंट 1। क्या कहता है कि जब भी कोई रेज ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो सिर्फ और सिर्फ मतलब इसका स्पीड चेंज होता है। मैंने पहले ही बताया कि भाई अगर यहां से ये हल्का हो सकता है, पहले मीडियम से दूसरा मीडियम ज्यादा डेंस हो सकता है पहले मीडियम से दूसरा मीडियम ज्यादा रेयरर हो, तो जब भी डेंस से रेयरर में या रेयरर से डेंस में जाएगा तो इसकी स्पीड चेंज होगी। ठीक है, तो इसकी स्पीड चेंज होती है, इसका वेवलेंथ, वेवलेंथ का मतलब इसका कलर चेंज होता है, लेकिन कभी भी इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि इंसिडेंट रेज, नॉर्मल रेज एंड रिफ्रैक्टेड रेज all should be in same plane, या कह सकते हैं all lie in same plane। मतलब ये इंसिडेंट रेज जो आ रहा है, ये रिफ्रैक्टेड रेज जो है और ये नॉर्मल, ये तीनों एक ही प्लेन में होंगे। प्लेन का मतलब जैसे ये बोर्ड है, ठीक है। अब अगर ये एक रेज आ रही है, ठीक है, एक रेज, अगर हम कोई लाइट यहां से इसको जलाते हैं तो ऐसा नहीं है कि एंगल अगर ये 45 डिग्री इस नॉर्मल से बना रही है तो 45 डिग्री बनाते हुए तिरछा भी आ सकती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ये इस प्लेन से होके ये रेज ऑफ लाइट जा रही है तो 45 डिग्री बनाते हुए इसी नॉर्मल, इसी प्लेन से, इसी बोर्ड से ही ये जाएगी 45 डिग्री बनाते हुए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 45 डिग्री ये बना रहा है, सपोज करो ये है आई 45 डिग्री, तो 45 डिग्री बनाते हुए ये आर को जाना है, तो आर ऐसा नहीं है कि ये तिरछा ऐसे जाए या ऐसे जाए, ऐसा नहीं। 45 डिग्री का मतलब है कि इसी बोर्ड के प्लेन से आया है तो इसी बोर्ड पे ही 45 डिग्री बना के जाएगी। समझ में आया? मतलब जितना भी एंगल बना के जाएगा इसी प्लेन से होकर जाएगा। अगर लाइट हम इधर जलाएंगे तो ये लाइट इसी के बिल्कुल इसी सतह को, इसी सरफेस को, इसी प्लेन को पकड़ के जाएगी। ठीक है, तो यानी कि ये नॉर्मल, ये परपेंडिकुलर, ये रिफ्रैक्टेड रेज और ये इंसिडेंट रेज, ये तीनों हमेशा इसी प्लेन पे, इसी सरफेस पे लाई करते हैं। ये होता है सेकेंड। और थर्ड कहता है कि प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल इज ऑलवेज कांस्टेंट। क्या कहता है? प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मतलब साइन आई, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमेशा क्या कहता है? कांस्टेंट होगा।
ठीक है दोस्तों, इसे क्या बोलता है, ये कांस्टेंट होगा, यानी कि n इंटू साइन आई विल बी ऑलवेज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब हम इसे यहां पे लिख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि अगर अलग अलग हम, ये हमेशा कांस्टेंट होगा, यानी अगर n बदलेगा, आई एंगल बदलेगा, तो ऐसे सिचुएशन में उनका जो प्रोडक्ट होगा वो हर हाल में कांस्टेंट आएगा, वो सेम वैल्यू आएगा। मतलब n1 sin i1 इक्वल टू n2 sin i2। ठीक है दोस्तों, n1 sin i1 का मतलब इस पे देखिए, इस पहले के लिए क्या है, ये देखिए, ये आपका पहला मीडियम है, ये आपका दूसरा मीडियम है। इस मीडियम के लिए n1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा। तो n1 sin i1 की जगह पर हम sin i लिख सकते हैं, और इसके लिए n2 और sin i2 की जगह पर हम क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, या इसे हम लिख सकते हैं sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, फाइनल हमारा ये कंक्लूजन आता है। और आपको ये भी पता है कि ये n2 अपॉन n1 ये क्या होता है, ये उल्टा होता है किसका, v1 अपॉन v2 के। तो आप इसको बढ़ा के ये भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, ओवरऑल इसी को हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ। इसका अभी आगे यूज होना है ये जानने के लिए कि कब ये नॉर्मल की तरफ आती है और कब ये नॉर्मल से दूर जाती है। ये जानने के लिए अभी हमें इस स्नेल्स लॉ का यूज करना पड़ेगा। तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं, कहता है प्रोडक्ट ऑफ n यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड द साइन ऑफ द इंसिडेंट एंगल, ये हमेशा कांस्टेंट होता है, यानी n sin i इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब n1 sin i1 इक्वल टू n2 sin i2, दैट इज द n1 sin i इक्वल टू n2 sin, और i2 की जगह पर हम लिखेंगे r, यानी ओवरऑल sin i अपॉन sin r इक्वल टू n2 अपॉन n1, और n2 अपॉन n1 हम लिख सकते हैं v1 अपॉन v2। इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आया होगा। ओके, तो हम आगे देखते हैं कि किन केसेस में ये जो रेज हैं वो नॉर्मल की तरफ आती हैं, किन केसेस में ये रेज नॉर्मल से दूर जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला केस हम पढ़ेंगे कि व्हेन रेज goes from rarer to dense, जब ये रेयर से डेंस के केस में जाता है। ठीक है, रेयर टू डेंस। देखिए, इसको पहले से समझना होगा। ये अगर रेज आती है, ये रेयरर है, रेयरर का मतलब हम कह सकते हैं, मान लो ये एयर है, और ये डेंस है, डेंस का मतलब हम मान सकते हैं कि ये क्या है, ग्लास है, ग्लास डेंस होता है। ठीक है, इसे बोलेंगे इंसिडेंट एंगल आई, ये इंसिडेंट रेज हो गया, ये नॉर्मल एन डैश, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर हो गया। अब हमें नहीं पता, वैसे तो इसका रियल पाथ जाना चाहिए यहाँ, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि ये नॉर्मल की तरफ आएगी कि नॉर्मल से दूर जाएगी। यही हमें जानना है कि आखिर इसमें होता क्या है। आइए, ये इसे हम मान लेते हैं रेयर को मीडियम 1, और इसे मान लेते हैं डेंस को मीडियम 2। ठीक है दोस्तों, तो मीडियम 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n1, और मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा n2। क्लियर है इतना? ये इंसिडेंट एंगल I है, और यहाँ पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, R बनेगा। वो R हमें नहीं पता कि R अंदर की तरफ आएगा कि R बाहर की तरफ जाएगा, तो इसीलिए इस R को हम आधा पे ही छोड़ देते हैं। जो भी आंसर आएगा उसके हिसाब से इसको हम बना लेंगे। क्लियर है? अब हम अप्लाई करते हैं, आइए अप्लाई करते हैं, अप्लाई स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है दोस्तों, अभी अभी हमने देखा था कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 अपॉन n1। साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है दोस्तों, n2 क्या है, ये डेंस है, डेंस किसका है, ग्लास का है, तो ये डेंस है। और n1 क्या है, ये रेयरर है, रेयरर का मतलब एयर, तो ये रेयरर है। और दोस्तों आपको पता है डेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है और रेयरर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है। तो ओवरऑल इसका ये ऊपर वाला ज्यादा है, डेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये ज्यादा होता है, और रेयरर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ये कम होता है। यानी अगर हम डिवाइड करते हैं लेस से मोर में, तो ये हर हाल में इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा ना दोस्तों।
अगर ये 1/1 मतलब अगर ये दोनों इक्वल होता तब भी इसका वैल्यू 1 आता, लेकिन इक्वल नहीं है, ये ज़्यादा है और ये कम है, यानी हर केस में इसका वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू आ रहा था, कितना आ रहा था, एन डेंस अपॉन एन रेयरर, या हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन डी एन आर। एन डी एन आर का वैल्यू कितना आ रहा है, ये 1 से ज्यादा आ रहा है, तो यानी हम लिख सकते हैं अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा है तो ये बराबर है इसके, मतलब इसका वैल्यू भी क्या होगा, 1 से ज्यादा आएगा। ठीक है दोस्तों, फिर से कंटिन्यू, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, फार्मूला स्नेल्स लॉ, और n2 अपॉन n1, n2 क्या है, डेंस है, n डेंस, n1 क्या है, n रेयर है, और डेंस रेयर से ज्यादा है, इसका वैल्यू हर हाल में 1 से ज्यादा होगा। अगर इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, मतलब इसका वैल्यू 1 से ज्यादा है, तो ये इसके बराबर है, तो इसका भी वैल्यू 1 से ज्यादा होगा। या हम लिख सकते हैं साइन आई इज ग्रेटर देन, साइन आर को इधर भेज दीजिए, साइन आर, दोनों तरफ अगर हम साइन को कंपेयर करें तो फाइनल मिलेगा आई इज ग्रेटर देन आर। ठीक है दोस्तों, आई इज ग्रेटर देन आर, आई बड़ा होगा आर से, आई बड़ा होगा आर से, ये बड़ा होगा, तो इसका मतलब आर जो है, ये देखो ये मेन पार्ट आना चाहिए, लेकिन कह रहा है आई बड़ा है आर से, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये जो आर होगा ये मेन पार्ट से अंदर की तरफ आएगा, तभी तो ये आई बड़ा होगा इस आर से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आई इज ग्रेटर देन आर। देखिए आई और आर, अगर ये मेन पाथ को पकड़ के जाता तो आई और आर बराबर होता, लेकिन इस केस में कह रहा है आई आर से बड़ा होगा। आई बड़ा कब होगा, जब ये मेन पाथ से अंदर की तरफ आए, तो आर छोटा हो गया और आई बड़ा हो गया। ठीक है, तो पहला केस कहता है कि जब भी रे रेयरर से डेंस में जाती है, जब भी रेज रेयरर से डेंस में जाती है तो हमेशा ये नॉर्मल की तरफ झुकती है। आप ऐसे भी कर सकते हो दोस्तों, खाली सड़क था, आप स्पीड में गाड़ी बढ़ाते हुए आ रहे थे, अगर ये भी सड़क खाली होती तो स्पीड में ऐसे चले जाते हैं, लेकिन इस सड़क पे आपको मिल गया भीड़, डेंस, तो ऐसे सिचुएशन में जो स्पीड में आपकी गाड़ी आ रही थी अब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। क्लियर है, ऐसे भी आप कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा सकते हो। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट हम कहते हैं कि इसका उल्टा, यानी कि व्हेन रेज गोज फ्रॉम डेंस टू रेयरर। अब अगर ये डेंस से रेयरर में जाए, मतलब अब इसको कहता है कि इसे डेंस बना दीजिए, यानी एयर नहीं बल्कि इसे आप ग्लास कहेंगे, और इसे आप रेयरर कहेंगे। रेयरर का मतलब इस ग्लास को आप एयर कहेंगे, बाकी सब कुछ वही है। अब मीडियम 1 आपका डेंस हो गया यानी ग्लास हो गया, और मीडियम 2 आपका रेयरर हो गया यानी एयर हो गया। इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स n2। ठीक है, बाकी सब कुछ वही है, बस अब इसमें हमें देखना है कि इस केस में क्या होता है, ये नॉर्मल की तरफ जाता है कि नॉर्मल से दूर भागता है। आइए इसके बारे में थोड़ा हम देख लेते हैं। इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना है, बस इसी पे हमारा तैयार हो जाएगा। देखिए अगर इस केस में ये इंसिडेंट रे जाती है और ये डेंस से अब रेयरर में आती है, तो इसका मेन ओरिजिनल पाथ है ये, इसको जाना चाहिए था यहाँ, लेकिन अब हमें ये नहीं पता है कि ये नॉर्मल की तरफ आएगा कि नॉर्मल से दूर भागेगा। तो आइए इसमें भी हम अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ लगाएंगे, डेंस टू रेयरर, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर, अब साइन आर कितना है हमें नहीं पता, ये हम फिलहाल आधा पे ले आके छोड़ देते हैं, अब जैसा आगे आएगा हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन आई अपॉन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, n2 क्या है, n2 है देखो रेयरर का, तो यानी n रेयरर, क्योंकि अब क्यों उल्टा हो गया, और n1 क्या है, n1 डेंस का है यानी n डेंस। अब दोस्तों आपको देखो फिर से, रेयरर क्या होता है, अगर ये हल्का है यानी अगर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर का क्या होता है, बहुत कम होता है, यानी ये है लेस, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डेंस का क्या होता है, ज्यादा होता है, और अब की केस में ये हो गया मोर। अब ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, यानी हर हाल में अगर आप डिवाइड करोगे तो इसका वैल्यू 1 से ज्यादा आएगा कि कम आएगा, इसका वैल्यू 1 से कम आएगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर कम है और नीचे ज्यादा है, यानी हम लिख सकते हैं साइन आई अपॉन साइन आर का जो वैल्यू होगा ये कम होगा 1 से। देखो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1, मतलब n रेयरर अपॉन n डेंसर, और n रेयरर
एरर कम होता है एंड आंसर ज़्यादा होता है, तो इसको डिवाइड करने पे हर हाल में इसका वैल्यू जो है 1 से कम आएगा। चूंकि ये दोनों बराबर है तो इसलिए हम कह सकते हैं इसका भी वैल्यू 1 से कम आएगा। या इस साइन आर को इधर भेज दो तो फाइनल आएगा साइन आई इज लेस देन साइन आर। दोनों तरफ से अगर हम कंपेयर करते हैं तो फाइनल आता है आई इज लेस देन आर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आई आर से छोटा हो गया। अब इस केस को देखो, आई तो वही है, अब आर को बड़ा करना है। देखो आर बड़ा है आई छोटा है, आई तो सेम इसको रोकते हैं। अब आर को बड़ा करना है। आर बड़ा कब होगा? अगर इसी पाथ पे जाएगा तो दोनों बराबर होगा, लेकिन हमें इस आर को बड़ा करना है, यानी इस पाथ से ये थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मतलब इस केस में ये नॉर्मल की तरफ नहीं आएगा बल्कि नॉर्मल से और दूर जाएगा। पिछले केस में नॉर्मल के करीब आया था, इस केस में नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है दोस्तों, और ऐसे केस में अब जो मेरा रिफ्लेक्टिव एंगल होगा आर वो ये होगा। ऐसे सिचुएशन फिर से देखो, ये मेन पाथ है, मेन पाथ से पिछले केस में करीब आया था, लेकिन अब की बार इस केस में मेन पाथ से क्या जा रहा है? ये नॉर्मल से दूर भाग रहा है, यानी मेन पाथ से उधर की तरफ जा रहा है। ठीक है, यानी हम कह रहे हैं कि यहाँ पे आई छोटा हो गया और आर बड़ा हो गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आई होगी उम्मीद है। दोस्तों ऐसे दो ऐसे केस हैं कि जिसमें रिफ्रैक्शन का कोई भी रोल नहीं होता है, यानी रिफ्रैक्शन काम नहीं करता है। वो पहला केस कब है कि जब व्हेन रे गोज इन सेम मीडियम, अगर ये सेम मीडियम में जाती है तो यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। कैसे? आइए देखते हैं। अगर ये 1 है और ये मीडियम 2 है, मीडियम 1 मीडियम 2, ये हो गया आपका नॉर्मल। और अगर ये रेज इंसिडेंट एंगल आई, आर नहीं लिखते हैं, आर को हमें पता नहीं कि ये किधर की तरफ जाएगी, रिफ्रैक्शन होगा नहीं होगा, हमें इसके बारे में नहीं पता। तो अगर रेज सेम मीडियम में जाती है, सपोज करो आर यहाँ पे कुछ होगा, इतने पे हम रोक देते हैं। अब इसे बढ़ाना है घटाना है नहीं पता। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ कहता है साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है दोस्तों, इसने बोला सेम मीडियम। सेम मीडियम का मतलब ये n1 मीडियम का n1 और 2 मीडियम का n2, और यहाँ पे दिया है n1 इक्वल टू n2, मतलब मीडियम सेम है। यानी अगर ऊपर एयर है तो नीचे भी एयर है, यानी एयर से एयर में जाएगा। अब आप ही बताओ, अगर खाली सड़क से आप खाली सड़क में ही गाड़ी से जाते हो तो क्या स्पीड कम करोगे? नहीं, सेम स्पीड से चले जाओगे। अगर खाली सड़क से भीड़ में आओगे तो स्पीड कम करोगे, अगर भीड़ से खाली सड़क में जाओगे तो स्पीड तेज करोगे। क्लियर? लेकिन इसमें दोनों के सेम है, एयर से एयर में जाना है, तो किसी तरह का कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। तो आइए यहाँ पे देखते हैं, ये भी एयर है ये भी एयर है, मतलब n1 इक्वल टू n2, n1 इक्वल टू n2, मतलब ये फाइनल कैंसिल होगा, आएगा 1, या साइन आई इक्वल टू साइन आर। दोनों तरफ अगर हम साइन को कैंसिल करें तो होता है आई इक्वल टू आर। ये देखो दोस्तों, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी इस केस में हमें मिलता है क्या कि रिफ्रैक्शन का कोई जगह नहीं है। यानी जिस पाथ पे आई आ रहा है उसी पाथ पे अगर ये आगे बढ़ेगा तो आई इक्वल टू आर, आई और आर हमेशा बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, यानी इस केस में कहता है किसी तरह का कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होता है। ठीक, ये था आपका फर्स्ट केस। आइए सेकंड केस को देखते हैं। सेकंड केस कहता है कि जब रेज ऑफ लाइट जो है वो कहाँ बिल्कुल नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, नॉर्मल के नॉर्मल के अबाउट है, मतलब इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। देखिए कैसे, ये नॉर्मल है n डैश। सेकंड केस, व्हेन रे गोज परपेंडिकुलर टू सरफेस या अलोंग द नॉर्मल के बिल्कुल साथ साथ है। ये कब केस में होगा? देखो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम बनाते हैं तो इसे बोलेंगे आई, अगर उसको थोड़ा और कम करेंगे तो मान लो ये हो गया आई, मान लो आई 60 था 60 था, अब हो गया 30, फिर आएगा 10, फिर आएगा, ऐसे करते करते अगर हम बिल्कुल इसी के ऊपर ही लेते हैं तो ऐसे केस में अब मेरा इंसिडेंट रेज, यानी इंसिडेंट रेज हमारा कहाँ गया? इसी नॉर्मल के ऊपर आ गया। इंसिडेंट रेज इसी नॉर्मल के अगर ऊपर आ जाता है तो ऐसे केस में एंगल आई का वैल्यू कितना आ गया? 0, क्योंकि एंगल आई क्या है?
एंगल आई का मतलब इंसिडेंट रेज का नॉर्मल के बीच में जो एंगल होता है दैट इज द इंसिडेंट एंगल। क्लियर है? लेकिन इंसिडेंट रेज जब खुद ही नॉर्मल के ऊपर आ जाए तो यानी बीच का एंगल हो गया जीरो। तो जब इंसिडेंट एंगल जीरो होगा तो ऐसे केस में हम इस रिफ्रैक्शन के बारे में पता करते हैं। ये था मीडियम फर्स्ट, ये है मीडियम सेकेंड। मीडियम वन का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n1, मीडियम टू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है n2। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें भी हम लगाते हैं स्नेल्स लॉ। साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू n2 अपॉन n1। ठीक है, देखो दोस्तों, साइन आई इक्वल टू, अब यहां पे साइन आई हम क्या कर सकते हैं, इसको उल्टा कर दो, मतलब साइन रेसिप्रोकल कर लो। साइन आर अपॉन साइन आई इक्वल टू n1 अपॉन n2 कर लो। ठीक है दोस्तों, साइन आर इक्वल टू, इस साइन आई को इधर भेज देते हैं, यानी n1 अपॉन n2 और इनटू में आ जाता है साइन आई। आपको पता है n1 अपॉन n2 और साइन आई का वैल्यू कितना है, जीरो। ठीक है दोस्तों, साइन आई साइन जीरो का वैल्यू हमेशा जीरो होता है, यानी ओवरऑल आता है साइन आर इक्वल टू, इसका साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है और जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल वैल्यू आ गया जीरो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू जीरो, या इसे कह सकते हैं कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फाइनल आता है जीरो और साइन आर इक्वल टू जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखो साइन आर का वैल्यू आया है जीरो, ये जीरो किसका वैल्यू है, जीरो साइन जीरो का वैल्यू होता है, जीरो साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, और ये है साइन आर। साइन साइन को अगर कंपेयर करते हैं तो कैंसिल होता है और आर का फाइनल वैल्यू आता है कितना, जीरो। एंगल आर इक्वल टू जीरो। एंगल आई हम जीरो लेके चले थे और एंगल आर भी आता है जीरो। इसका मतलब क्या, इसका मतलब है कि जिस नॉर्मल के अलोंग ये रेज आ रही है उसी नॉर्मल के अलोंग ये चली जाएगी, यानी आई इक्वल टू अगर जीरो है तो एंगल आर इक्वल टू भी जीरो आता है, मतलब देयर इज नो रिफ्रैक्शन। तो दोस्तों, नो रिफ्रैक्शन का केस हमने दो देखा। नो रिफ्रैक्शन कभी भी बात होती है, अगर कहीं भी एग्जाम में आता है केस ऑफ नो रिफ्रैक्शन, तो याद रखना हमें सिर्फ दो चीजों को देखना है। पहला केस तब होता है जबकि मीडियम दोनों क्या हों, सेम हों, और दूसरा केस हमें देखना है कि जबकि बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द, ये मेन हॉरिजॉन्टल प्लेन के परपेंडिकुलर हो, या फिर हम कह सकते हैं अलोंग द नॉर्मल, या तो जो रेज हो इस नॉर्मल के अलोंग हो तब बनेगा नो रिफ्रैक्शन का केस, या फिर दोनों मीडियम सेम हो तब बनेगा रिफ्रैक्शन का केस। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस पार्ट में बस इतना ही, बाकी जो कुछ भी बचे हुए टॉपिक्स हैं वो हम अगले फोर्थ पार्ट्स में लेके आएंगे और उम्मीद करते हैं कि वो फोर्थ पार्ट ही इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, हमें कमेंट करें। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच।